हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल सीरीज लेकर आ गया हूं। और इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो कोई भी एस्पिरेंट जो है, जो हल्का भी सीरियस है, वो क्वेश्चन बैंक खरीद के क्वेश्चंस को देखता है, एनालाइज करता है। एक ये तरीका है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लें और उनके आंसर्स को रट लें, लेकिन उससे कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि पुराने क्वेश्चंस जो हैं उनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन एक ये चीज़ हो सकती है कि आपको उससे बेहतर आइडिया मिल सकता है, अच्छी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं अगर आप सही दिशा में प्रयासरत हों तो। और यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, चीज़ों को 360 डिग्री में देखने वाले हैं, हर एक पहलू को जो है टच कर लेंगे हम। जैसे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, हु स्टेटेड दैट 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time। ये किसी ने अपने यात्रा वृत्तांत में, ट्रेवल अकाउंट्स में ऐसा लिखा है कि 5,000 से लेके 20,000 तक लोग 40 वर्षों तक लगातार काम करके अलाहाबाद में इस तरीके का एक पैलेस तैयार करते हैं अकबर के ज़माने में। ये ट्रैवलर कौन है? मनुशी, ट्रेवेनियर, विलियम फिंच, अब्दुल हामिद लाहौरी या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम फिंच। और विलियम फिंच जो है ये एक इंग्लिश मर्चेंट थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से इंडिया आए थे। जहांगीर के टाइम में आए हैं, जहांगीर यानी कि अकबर की संतान। और जहांगीर को शेखू बाबा के रूप में भी जाना गया है हिस्ट्री में, और वो एक इम्पॉर्टेंट रेन रहा है इंडियन मेडिएवल हिस्ट्री में। ये आप जान गए, लेकिन यहाँ बाकी के जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे कि ये निकोलो मनुशी, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इटालियन ट्रेवलर थे और इनके ट्रैवल अकाउंट्स को कहते हैं ट्रेवल्स ऑफ मनुशी। और यहाँ पर हम देखते हैं होलसम अप्रोच में इन्होंने चीज़ों को बताया है, और यहाँ पर खासकर जो दारा सिको वाला टाइम है उसका जिक्र है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके अकाउंट से बहुत कुछ देख रहती है और मॉनिटर करने का प्रयास किया जाता है, कुछ ऐसे अनछुए पहलू जो हैं उनको। अब यहाँ पर ट्रेवेनियर का नाम आपको दिख रहा है, जीन बैपिस्टे ट्रेवेनियर, और ये फ्रेंच जेम मर्चेंट और ट्रेवलर हुआ करते थे। और इनका टाइम फ्रेम अगर देखें तो 1605 से लेके 1689, ठीक है, 1689। और आप जान गए कि ये जेम से रिलेटेड है और ये इंडिया को भी विजिट किए हैं। चलते हैं आगे। और अब्दुल हामिद लाहौरी को आप जानते हैं क्या? तो ये ट्रेवलर और हिस्टोरियन थे और ये मुगल इंपेरर शाहजहां के टाइम से इत्तेफाक रखते हैं और बाद में ये कोर्ट हिस्टोरियन भी बन जाते हैं शाहजहां के। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है पदशाहनामा, और ये शाहजहां के रेन को उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, कि वो कश्मीर का कौन सा सुल्तान है जिसको पॉपुलरली अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं? अकबर यानी कि मुगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम, मुगल डायनेस्टी से। यानी जो व्यक्ति हो जो अकबर की तरह काम करता हो या काफ़ी ज़्यादा लिबरल हो, इस तरीके के, जहाँ पर अगर किसी राजा के रेन में चीज़ें रही होंगी तो उसको अकबर ऑफ XYZ प्लेस कहा गया। ये कश्मीर की बात हो रही है और ये किस राजा की बात हो रही है? सुल्तान शामुद्दीन शाह या फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन या सुल्तान सिकंदर या सुल्तान जैनुल अबिदीन या ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुल्तान जैनुल अबिदीन। ध्यान देने वाली ये बात है कि जो जैनुल अबिदीन का रेन है, ऐसा नहीं है कि ये अकबर के बाद के राजा हैं, ये अकबर के पहले के राजा हैं, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। और इनके समय में संस्कृत को जो संस्कृत लैंग्वेज है और संस्कृत लिटरेचर है उसको पैट्रोनेज दिया गया है। ही वॉज अ ग्रेट प्रमोटर ऑफ आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, और इन्हीं वजहों से इस व्यक्ति को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। एक और इससे रिलेटेड बात कर ले, जैसे कि राज तारंगिणी आप पुस्तक को जानते हैं, उसके रचयिता हैं कलहन, और यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई हैं रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर।
तो एक और पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है द्वितीय यानी सेकंड राजतरंगिणी, और इसके रचयिता कौन है? इनका नाम है जोना राजा। और सेकंड या कह लें जो द्वितीय राज तिरांगनी है, वहां पर जोना राजा डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से हिंदू डायनेस्टी का वहां डिक्लाइन होता है और वहां मुस्लिम रूलिंग स्टार्ट होती है जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं और आपको बताना है कि जो फराजी मूवमेंट है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। एक ये भी सवाल हो सकता है कि फराजी मूवमेंट जो है वो किस टाइम फ्रेम से इत्तेफाक रखता है। यहाँ पर फिलहाल तो नाम बताना है, हाजी शरीयतुल्लाह या सैयद अहमद या सलीमुल्लाह या फिर मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हाजी शरीयतुल्लाह। ये फराजी मूवमेंट के फाउंडर हैं और शुरुआत होती है 1818 में। ये वही टाइम है जब इंडिया में पहली बार कॉटन मिल वगैरह भी लग रहे थे। और आप ऐसे बता सकते हैं कि ये एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ करता था विद इन इस्लाम। और क्षेत्र अगर जानना चाहें तो वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल का क्षेत्र कहना ज़्यादा उचित होगा या ईस्ट बंगाल कहना ज़्यादा उचित होगा, वेस्ट बंगाल नहीं सही होगा, ठीक है। और जो वहाँ के पीजेंट्स थे, जो वहाँ के कृषक वर्ग हैं, उनके बीच में, और ये पूर्ण रूप से इंडिजिनस ओरिजिन का ये फराजी मूवमेंट था। और जो फराजी मूवमेंट है ये किस वर्ड से बना है? तो बना है फर्ज। अब फर्ज का मतलब तो आप समझते हैं ड्यूटी, ठीक है। फर्ज का मतलब होता है ड्यूटी और इसी से ये बना हुआ है, यानी कि ऑब्लिगेशंस की बात की गई है, ड्यूटी की बात की गई है। और ये काफ़ी पॉपुलर मूवमेंट होता है आगे चल के। और यहाँ पर पूरा का पूरा मकसद था टू प्यूरिफाई इस्लाम बाई पर्जिंग ऑल अन इस्लामिक बिलीफ्स। ये हो गया। अब यहाँ पर एक और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दादू मियाँ। दादू मियाँ ये कौन है? तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के सक्सेसर हैं। और जब शरीयतुल्लाह की डेथ हो जाती है 1837 में, इसके बाद उनके पुत्र हैं जिनका नाम है मोहम्मद मुशीन, जिनको पॉपुलरली दादू मियाँ कहते हैं, वो इस मूवमेंट को आगे लेकर चलते हैं। और दादू मियाँ के टाइम में ही जो मात्र ये एक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ करता था या प्यूरिफिकेशन मूवमेंट हुआ करता था, उससे बढ़ के ये एक सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाता है। इसमें बहुत बड़ा ये चेंज आता है दादू मियाँ के टाइम में। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर आपको बताना है हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट कांग्रेस सेशन ऑफ 1929। देखिए, आप जानते हैं उस समय स्वराज की बात की जा रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जा रही थी। और इसी के बाद यानी ये सब कुछ जो कांग्रेस सेशन होता है 1929 का, इसके बाद 26 जनवरी 1930 का दिन चुना गया था कि इसको हम फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे। और ना सिर्फ उस जगह पे यानी रावी तट पर ये मनाया गया था लाहौर में, बल्कि संपूर्ण भारत में, और इसमें बिहार भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इन सारी चीजों को आपको बड़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना होगा। और यहाँ पर पूर्ण स्वराज का जो मकसद है वो शामिल हो जाता है कांग्रेस में, ये आप याद रखेंगे। और 26 जनवरी 1930 को यादगार बनाने के लिए आगे चल के जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हम उसी दिन मनाना शुरू करते हैं 1950 से लगातार। नदी का जो जिक्र आया था, कहां पर पहली बार ध्वज फहराया गया? तो रावी नदी, लाहौर। अब ऐसे भी सवाल हो सकता है कि लाहौर किस नदी के किनारे है, तो आपको जवाब मिल गया। और वैसे ये जान लीजिए कि जो पूर्ण स्वराज प्लेज था वो ड्राफ्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अब जो ये सवाल था कि किसके द्वारा ये फ्लैग रेज किया गया था, तो क्या होगा सही जवाब? सही जवाब है पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। पंडित नेहरू ने ही फ्लैग रेज किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। और कह लें कि फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको कहा गया, ध्वज जो है कांग्रेस सेशन में 1929 में। ओके, अब देखिए 1931 का जो सेशन है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कराची में। काफी इंपॉर्टेंट है, कराची सेशन के रूप में जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और फिर यहाँ पर इंडोर्स होता है गांधी इरविन पैक्ट। इसी तरीके से 1939 का जो सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरी सेशन कहते हैं। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं
कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो री इलेक्ट होते हैं, लेकिन वो आगे चल के रिजाइन कर देते हैं। और भी कुछ सेशंस हैं, जैसे महात्मा गांधी जी एक ही बार प्रेसिडेंट बने हैं, वो किस सेशन में बने हैं, ये सब कुछ आपको जानना चाहिए। बेलगांव सेशन की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन बिहार। तो देखिए, आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद की घटनाओं पर ध्यान देना है, और इसके बाद कांग्रेस जो है वो कई जगहों पर चुनाव लड़ती है और 8 प्रांतों में चुनाव जीत जाती है, जहां पर 11 जगहों पर कांग्रेस इलेक्शन कंटेस्ट करती है। उसमें से एक प्रांत जो रहता है वो बिहार का भी रहता है। तो यहां पर बिहार के सबसे प्रोमिनेंट फिगर जो उस समय हुआ करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वो यूनियन के पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, और स्टेट में जो उनके बाद के प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जैसे श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा, या फिर सैयद महमूद या राम दयालु सिन्हा, ये सारे लोग स्टेट के पॉलिटिक्स में, बिहार स्टेट के पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। और इन्हीं में से किसी व्यक्ति को मतलब कि लीडर चुना जाना था बिहार लेजिस्लेटर का, जो कि फाइनली चुने जाते हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, एक बार को बीपीएससी में सवाल आया था कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, यानी आजादी के पहले का जो भारत है उसमें जो बिहार है वो एक सेपरेट स्टेट के रूप में तो नहीं जाना गया, वो एक सेपरेट कंट्री के रूप में जाना गया। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ जाता है तब हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमारे यहाँ जो है केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री होंगे और राज्यों में जो है ना, राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स होंगे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए थे तो इस तरीके का मॉडल नहीं था हमारे पास। आज़ादी से पहले हर एक जो स्टेट है अपने आप में एक कह लें कि नेशन था, और यहाँ पर जो उसके पहले कह लें कि इलेक्टेड हेड हुए वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कहलाए। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं और क्या आप उनके पार्टी का नाम बता सकते हैं? मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो गया श्री कृष्ण सिंह। और आगे चल के जब हम आज़ाद होते हैं तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और उन्हीं के कैबिनेट में अनुग्रह बाबू जो रहते हैं ये पहले डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी यही डील करते हैं। जयप्रकाश नारायण जी जो हैं इनको बिहार विभूति कहा जाता है, श्री कृष्ण सिन्हा को कहते हैं बिहार केसरी। जयप्रकाश नारायण जी का एक बहुत बड़ा रोल है जब 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को देखते हैं, और खासकर जो आजाद दस्ता का पूरा जो कंसेप्ट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर ये मैप बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि इसमें से वो कौन सा देश है जो कि लैंड लॉक्ड है, यानी उसको ओपन ओशन, ओपन सी का एक्सेस नहीं है। बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये किसी भी ओशन या सी से नहीं कनेक्टेड है। और हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। जब आप घास के मैदान को पढ़ते हैं, स्टेपी टाइप के मैदान को पढ़ते हैं, ये काफी चर्चा में रहते हैं या कई जगहों पर इससे रिलेटेड आपने सवाल देखा होगा। उसका नॉर्मल जो प्रोनाउंसिएशन है पूछताछ होता है। ओके, और बाकी जो देश हैं यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं। यहाँ मैं मैप पर ले चलता हूँ। जो ऑप्शंस में यहाँ पर देख लीजिए, पहले ये हंगरी, क्या हंगरी को एक्सेस है किसी भी ओशन सी या ओशन या सी का? नहीं है। लेकिन और जो ऑप्शंस थे यहाँ पे, जैसे ये बेल्जियम, ये देख पा रहे हैं, ये बेल्जियम है और बेल्जियम यहाँ नीदरलैंड को बॉर्डर कर रहा है, इसी तरीके से जर्मनी को, लग्जमबर्ग को, फ्रांस को, है ना। और यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ सी का क्षेत्र है, तो इसको एक्सेस है, अल्टीमेटली है, अटलांटिक ओशन का एक्सेस है। इसी तरीके से रोमानिया की बात की गई थी, रोमानिया, बुल्गारिया, यहाँ पर आप रोमानिया को देख रहे हैं, ये ब्लैक सी है, कोई शक तो नहीं होना चाहिए। और फिर यहाँ पर दो स्ट्रेट पार करके कोई भी व्यक्ति मेडिटेरेनियन में आ सकता है और फाइनली उसको अटलांटिक का एक्सेस मिल सकता है। और यहाँ पर यूक्रेन था, सेम यूक्रेन की कहानी है। और देखिए ये जो लटका हुआ पेनिनसुला नजर आ रहा है आपको, ये जो है क्षेत्र, इसको कहते हैं क्रीमिया पेनिनसुला, जो कि अब रशिया के क्षेत्र में काउंट किया जाता है। यहाँ पर लैंडलॉक पूछा गया था और आप इसका सही जवाब समझ गए, ऑप्शन नंबर बी था हंगरी। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
कि करेवा सॉइल जो होता है, जो कि काफ़ी यूजफुल है जैफरन के कल्टीवेशन में। और जैफरन क्या है, तो एक सैफरन की लोकल वेराइटी है। वो कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में, या फिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में, या नेपाल हिमालय में, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी कि ईस्टर्न हिमालय में। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए मैं आपको एक स्नैपशॉट दिखाता हूं एनसीईआरटी का। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि द कश्मीर हिमालय आर ऑल्सो फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशंस विच आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जैफरन, अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन। ये बीपीएससी सवाल डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछ रही है। और ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने एग्जाम्पल्स हैं जहां पर कि एनसीईआरटी के लाइन को पिक करके डायरेक्टली सवाल बना दिया गया है। तो मेरा यही कहना है कि इन बुक्स को आपको मस्ट रीड करना है और लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जिसको कहते हैं ना कि गो थ्रू होना है, इसको गेट बाय हार्ट कर लीजिए। ये सवाल जो है इस तरीके से बनते हैं। अब यहाँ पर जो ग्लेशियर्स के जैसे नाम आए हैं कश्मीर रीजन से, बाल्तोरो, सियाचिन ग्लेशियर, या फिर आगे चल के यहाँ पर जो पासेस दिए गए हैं, जोजिला पास की बात की गई है, या फिर फोटुला, पीर पंजाल रेंज की बात की गई है, बनिहाल की बात की गई है। तो ये पूछ लेते हैं कि ये जोजिला पास किस हिमालय में है, बनिहाल किस में है, या फिर ये कहां पर है। कुछ फ्रेश वाटर लेक्स के नाम दिए गए हैं जैसे डल लेक, वुलर लेक, और साल्ट लेक जो है उनके नाम दिए गए हैं पेंगोंग शो, शो मोरारी। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा एक फ्रेश वाटर लेक है, तो आप कहेंगे ये सवाल कहां से आ गया। सब कुछ एनसीईआरटी में काफी कम में क्लास 9th वगैरह में दिया हुआ है। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप एनसीईआरटी से गो थ्रू हो। अगर अभी आपने नहीं हुआ है, आपने अभी नहीं किया एनसीईआरटी को, तो करेवा के बारे में जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हो गई। कश्मीरी भाषा में इसका मतलब होता है, करेवा वर्ड का, हाई ग्राउंड। और ये पूरा लंबा एक प्रक्रिया है इसके बनने का, फॉर्मेशन का। बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं कि एज पर 2011 सेंसस जो अर्बन पॉपुलेशन है वो परसेंटेज में आपको बताना है इंडिया का, यानी इंडिया की कितनी आबादी जो है वो नागरिक आबादी है, शहरों में वास करती है। 21%, 36%, 31%, 40%, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इंडिया का 2011 सेंसस के हिसाब से हम देखते हैं कि 377 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो शहरों में वास करती थी, और ये अप्रोक्स था 31.16%। यहाँ आपसे अप्रोक्स पूछा गया है तो आप सही जवाब बता देंगे। ये ऑप्शन से उल्टे पुल्टे हो गए, बट हाँ 31 इसका सही जवाब होना चाहिए, ये बात आप समझ गए। सेक्स रेशियो जो है वो क्या हुआ करता था, 9:26 हुआ करता था, और यहाँ पर 26 पॉइंट का इंक्रीज भी देखने को मिला था। लिटरेसी रेट ओवरऑल 74। अब इसी तरीके से बिहार के लिए भी आपको सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि बिहार की जो आबादी है वो कितना हुआ करती थी, और यहाँ पे पॉपुलेशन, लिटरेसी रेट, और जैसे बिहार में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो नियरली 11% है, जबकि नेशनल एवरेज जो है वो 31% है, यानी 1/3 है करीब नेशनल लेवल के। ओके, तो ऐसे इंफॉर्मेशन काफी क्रूशियल हैं और इन चीजों को आप देख के ही एग्जाम में जाएंगे। इंड आवर में आपको जरूर से एक बार देख लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज हैव पोटेंशियल्स एंड प्रोस्पेक्ट्स इन बिहार, यानी यहाँ पर आगे चल के या कभी भी बिहार में किस तरीके के इंडस्ट्रीज के लिए हमेशा पोटेंशियल है। ऑयल रिफाइनरी, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, सैंड माइनिंग, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए इसका सही जवाब जो है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सैंड माइनिंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो यहाँ पर पोटेंशियल इंडस्ट्री नहीं है, और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज भी नहीं हो सकते हैं। ऑयल रिफाइनरी के लिए हमारे पास एक रिफाइनरी बेगूसराय में है, बट ये नहीं कि अब हम और भी इस तरीके का हमारा इंफ्रा है और पोटेंशियल्स है। लेकिन हम देखते हैं कि बिहार की 88.7% पॉपुलेशन यानी 89% पॉपुलेशन रूरल इंडिया में रहती है और डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर से इत्तेफाक रखती है। तो हमेशा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के स्कोप हैं, फूड प्रोसेसिंग के स्कोप हैं, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के स्कोप हैं, और गवर्नमेंट इसमें बहुत अच्छा इफर्ट लगा रही है। और जब इन चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं तो आप एग्रीकल्चर रोड मैप को, कृषि रोड मैप को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये आपके प्रीलिम्स में तो काम करेंगे ही, इक्विवेलेंटली ये आपके मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो ये सब कुछ आप बता सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट अमॉन्ग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जूट पर हमने पहले भी आपसे एक सवाल डिस्कस किया था और वो था कि जूट किस क्रॉप को जो है, किस फाइबर को गोल्डन फाइबर कहते हैं, यही सवाल था ना। यहाँ पे बिहार की रैंकिंग पूछी जा रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जूट। पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दूसरा, सेकंड रैंक है बिहार का। हाईएस्ट प्रोड्यूसर जो है वो वेस्ट बंगाल है और दुनिया में जितना भी जूट का प्रोडक्शन होता है उसका 80% प्रोडक्शन जो है ना वो गंगेटिक डेल्टा में होता है, यानी मेजर रूप से कहें तो इंडिया और बांग्लादेश में। बाकी और अगर कंट्रीज के हम नाम जानना चाहें अपार्ट फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश तो यहाँ पर चाइना भी प्रोडक्शन में है। इंडियन स्टेट्स में बात करें तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट है, बिहार इंपॉर्टेंट है, आसाम, ओडिशा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में त्रिपुरा और मेघालय में भी जूट का प्रोडक्शन होता है। बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन होता है तो वो होता है पूर्णिया में। जूट के कल्टीवेशन के लिए आपको पता है कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। 24 डिग्री सेल्सियस से लेके 38 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। और टेक्सटाइल्स के लिए जो एक बोर्ड बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है, नेशनल जूट बोर्ड। ये एपेक्स बॉडी है जो कि जूट के प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। बिहार के कटिहार, समस्तीपुर, चंपारण, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, इन क्षेत्रों में जूट की प्रोडक्शन की जाती है। पूर्णिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, और एक ये भी इंफॉर्मेशन आपके काम की हो जाएगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और रेड क्लिफ लाइन से पाकिस्तान अलग हुआ तो ईस्टर्न रीजन में सारे के सारे जो जूट के मशीन हैं वो जो है और जूट का क्षेत्र है मेजोरली वो चला जाता है बांग्लादेश में, आज के बांग्लादेश में, यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में। और जो भी कॉटन से रिलेटेड मिल्स हैं वो हमारे पास रह जाते हैं और कॉटन प्रोड्यूसिंग एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। लेकिन विथ टाइम हमने इन सारी चीज़ों को अपने कमांड में कर लिया और अभी इंडिया जूट और कॉटन के प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़िया पोजीशन में है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 11। आप देख रहे हैं कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन वर्ल्ड, यानी इसमें से उस किस मिनरल में इंडिया टॉप करता है विश्व में। सीट माइका या जिप्सम या फिर कॉपर या फिर आयरन ओर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शीट माइका या माइका कह लीजिए, जो कि शाइनी मटेरियल होता है, इंसुलेटर की तरह यूज किया जाता है। पहले इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में, हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता था। सिलिकेट मिनरल जो है ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ग्रेनाइट का होता है या अदर रॉक्स का होता है। झारखंड, आंध्र प्रदेश इसके लिए इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और इसको यूज किया गया बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट वगैरह के फॉर्मेशन में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है और भी बहुत जगहों पर इलेक्ट्रिक एप्लियंस में यूज किया जाता है। और इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का, ये भी याद रखेंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इंडिया अभी भी हाईएस्ट पोजीशन पर है, बट आर्टिफिशियल चीज़ों के आ जाने से जो समीकरण है वो बदल गया है, अब पहले वाली बात नहीं है। माइका रिजर्व्स की अगर बात करें तो इंडिया में जितने भी रिजर्व्स हैं उसके 41% अकेले आंध्र प्रदेश में हैं, राजस्थान में 21%, ओडिशा में 20% और फिर महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड इस तरीके से। लेकिन एक टाइम पर झारखंड या कह लें कि जो कंबाइंड बिहार था, विभाजन के पहले का बिहार, वो लीड करता था प्रोडक्शन में। और माइका का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखें तो ये आप समझ गए कि वैश्विक स्तर पर हमारी मोनोपोली है, लेकिन अब डिमांड्स में काफी गिरावट आ गई है ड्यू टू इट्स सब्स्टिट्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। पॉलिटी का सवाल है कि अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू, किसको अपना रेजिग्नेशन सौंप के कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो रिजाइन कर सकता है। राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लॉ मिनिस्टर को, अटॉर्नी जनरल को या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को।
और सुप्रीम कोर्ट का जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है वो एक दिन में नहीं डेवलप हुआ है। जो सिस्टम है, मतलब मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसके ही मार्फत एस्टेब्लिश होती है सुप्रीम कोर्ट। और कैलकाटा में वो सेटअप होती है और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होती है, उसके पास फुल पावर एंड अथॉरिटी होता है। और फिर देखते हैं आगे चल के कि ये जो भी सूट्स होते हैं बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के, सारी वहां सुनवाई होती थी और आगे चल के फिर अलग अलग इस तरीके से हाई कोर्ट्स का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है मद्रास और बॉम्बे में भी एस्टेब्लिश किए गए 1800 और 1823 वगैरह में, लेकिन बाद में वो जो है वो सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में और यहाँ पर बहुत सारे मतलब उसके बाद प्रोविंसेज में हाई कोर्ट्स बनते हैं और एबॉलिश कर दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, मद्रास में और बॉम्बे में, और साथ ही साथ जो सदर अदालत वगैरह होते थे प्रेसिडेंसी टाउन्स वगैरह में भी, ठीक है। और फिर फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। ये सब कुछ हो गया और जुडिशियल रिव्यू वगैरह थोड़ा बहुत आपको देखना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब भी न्यूज में आता है ये सारी बातें होती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर लें तो जो हमारा संविधान है उसका जो पार्ट 5 है और वहां पर बातें की गई हैं यूनियन की, और जो चैप्टर 6 है यूनियन जुडिशियरी की बात की गई है। यहाँ पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में भी सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की बात की गई है। आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 जो है हमारे संविधान का पार्ट 5 में, यहाँ पर बात की गई है ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिस्डिक्शन, पावर और प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। यहाँ पर आर्टिकल 124(1) बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कहा गया है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस होंगे और पार्लियामेंट जो है नंबर डिसाइड करता है कि अभी के लिए कितने वहां पर जजेज होंगे, और प्रेजेंट नंबर जो है वो 34 है, 31 से बढ़ के 34 हुआ है। और जो सुप्रीम कोर्ट है इसको आप कैटेगराइज करके देखना चाहें तो कहेंगे कि इसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस हैं, एपेलेट जुरिस्डिक्शंस हैं और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शंस होते हैं, और भी बहुत तरीके के पावर हैं। अगर आप फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच पर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उसके लिए आर्टिकल 32 है, जिसको कि बी.आर. अम्बेडकर ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज की बात की गई है वो हमारा हक है, अधिकार है। और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है। और रिमूवल की जहां तक बात की जाए तो इसके लिए प्रेसिडेंट जो है वो बात करते हैं लेजिस्लेचर से, यानी कि पार्लियामेंट से, और वहां पर स्पेशल मेजोरिटी से मतलब कि जो पार्लियामेंट है मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप जो प्रेजेंट है और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग के, इसके हिसाब से वोट करती है। और रिमूवल जो होना है किसी भी जज का वो 2 ही ग्राउंड पर हो सकता है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। लेकिन अब यहां पर बात थी कि रिजाइन करने की, तो रिजाइन करने वाले प्रोविजन में हम देखें कि वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को एड्रेस कर सकते हैं। थोड़ा लंबा हमने डिस्कशन कर लिया लेकिन काफी जरूरी है, हमारा यही मकसद है कि सारे पॉइंट्स को टच कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज कमीशन? जगजीवन राम, काका साहब केलकर या बी.डी. शर्मा या बी.आर. अम्बेडकर, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो हमारा संविधान है और उसका आर्टिकल 340 वहां पर बात की गई है बैकवर्ड क्लास कमीशन की, और इसी आर्टिकल को यूज करते हुए सबसे पहले 29 जनवरी 1953 में बनता है पहला बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसके चेयरपर्सन होते हैं काका साहब केलकर। ओके, और इसको फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा जाता है। और ये कब अपना मतलब ये रिपोर्ट वगैरह सौंपता है तो 1955 ईयर आप याद रख सकते हैं, या इसको काका केलकर कमीशन कहते हैं। जब यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेज की बात हो रही है तो ये न्यूज में काफी टर्म रहा। क्योंकि यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी का बहुत चर्चा चला। जस्टिस रोहिणी कमेटी का आप नाम याद रख सकते हैं। और 102वां जो संविधान संशोधन है, ये अमेंडमेंट एक्ट जो है 2018 का, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज को, जिसको शॉर्ट में एनसीबीसी कहते हैं। ओके, और यहाँ पर पहले हम क्या देखते हैं कि एनसीबीसी जो था इसके पास स्टैट्यूटरी पावर थी, स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करती थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट।
और एनसीबीसी का स्ट्रक्चर वगैरह आप देख लें, आर्टिकल 340 जो है उसमें चेंजेस किए गए, आर्टिकल 338 बी और आर्टिकल 342 ए भी इससे रिलेटेड है, ये आप याद रख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14 कि जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सवाल ये भी एक हो सकता है कि किसके द्वारा रिमूव किए जाते हैं। तो सिविल सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और टर्म ऑफ ऑफिस जो होता है 6 साल का होता है, या एज जब तक 62 ना हो जाए इन चेयरपर्सन्स एंड मेंबर्स की। यहाँ पर यह भी देख लेना जरूरी है कि इनकी रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस हैं, ये स्टेट में चुने जा सकते हैं या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगर रिमूवल या सस्पेंशन की बात है तो ये हटाए जा सकते हैं अपने ऑफिस से केवल और केवल प्रेसिडेंट के द्वारा। भले ही ये अपॉइंट राज्यपाल के द्वारा होते हैं, लेकिन जब रिमूवल की बात आए तो वो केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं, राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है। ओके, और जो भी एक्सपेंसेज होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो चार्ज किए जाते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और यहाँ पर राज्य के गवर्नर से सवाल पूछा गया है कि ये गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। ये तो आसान सवाल पूछ लिया गया, हर कोई बहुत आसानी से बता देगा कि ये तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन जब गवर्नर का जिक्र आया है तो गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं, यानी कि जैसे कि आर्टिकल 153 है, वहां पर क्या बात की गई है कि देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, और एक पर्सन जो है वो एक से अधिक राज्यों का भी गवर्नर जो है वो अपॉइंट हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 7th अमेंडमेंट एक्ट में ये बात की गई। और डुअल कैपेसिटी की बात की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का और साथ ही साथ यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। यहाँ पर फेडरल सिस्टम जो है हमारी इंडियन पॉलिटी का, उसमें एक इंपॉर्टेंट ब्रिज का काम करता है गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के गवर्नमेंट के बीच में। आर्टिकल 157 और 158 जो है यहाँ पर बात की गई है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, जो भी गवर्नर से रिलेटेड है। और मिनिमम एज जो है 35 इयर्स होना चाहिए गवर्नर बनने के लिए। नॉर्मली 5 साल का टर्म होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकते हैं गवर्नर को। आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर की बात की गई है। और आर्टिकल 356 जिसको कि बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, इसका भी सीधा ताल्लुक जो है वो गवर्नर के साथ ही है। जब स्टेट में जो स्टेट की मशीनरी है वो काम नहीं करती है सही ढंग से, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन गवर्नर के द्वारा लगा दिया जाता है। आर्टिकल 16 प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या प्रेसिडेंट पार्ट नहीं होते हैं पार्लियामेंट के, या पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, या पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट के और पार्लियामेंट में बैठते हैं, या वो पार्लियामेंट में वोट कर सकते हैं, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में वोट नहीं करते हैं और प्रेसिडेंट के पार्ट होते हैं, ये क्या बात हुई। बिल्कुल, हमारा जो पार्लियामेंट है उसके 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो दूसरा जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये बात बहुत इलाबोरेट वे में बताया गया है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ना ही वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और ना ही वो मीटिंग अटेंड करते हैं पार्लियामेंट्स के, लेकिन वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी बिल्स पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, वो कानून तभी बनते हैं जब उनको प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। वो समन करते हैं हाउस को, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, और ज्वाइंट सिटिंग को एड्रेस करते हैं और अध्यादेश जारी करने का काम करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। अब पावर बहुत तरीके के हैं प्रेसिडेंट के पास, जैसे कि लेजिस्लेटिव पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिस्क्रिशनरी पावर, और वो मिलिट्री के हेड होते हैं। ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, तभी एग्जाम में बैठिएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट से, गवर्नर से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये आसान सवाल है कि हमारे संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जहां पर ऑर्गेनाइज करने की बात की जाती है पंचायत, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बात की गई थी यहाँ पर कि विलेज पंचायत होने चाहिए, ऑर्गेनाइज करना ये स्टेट का फर्ज है। ओके, तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 40।
ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं और ये सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि जब हम देखते हैं डीपीएसपी को तो उसमें कुछ गांधीयन प्रिंसिपल्स निकल के सामने आते हैं। उसी में से एक है आर्टिकल 40, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात की गई। अगर गांधीयन प्रिंसिपल्स इन डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात की गई है। आर्टिकल 46 इंपॉर्टेंट है, जहां पर बात की गई है promotion and protection of interest of education and economic interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker sections of society। इसी तरीके से आर्टिकल 47 जहां पर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह को बैन करने की बात की गई है, ड्रग्स को बैन करने की बात की गई है। आर्टिकल 48 जो स्लॉटरिंग को बैन करने की बात की गई है। ये सारे और सारे गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमारे डीपीएसपी में रिफ्लेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मेडिटरेनियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट ज्योग्राफी वाली बुक जरूर होगी, नहीं तो आपने ज्योग्राफी एनसीईआरटी से जरूर देखा होगा। और वहां पर ये सवाल बहुत ऑब्वियस है पूछ लिया जाना कि किस जगह पे चाइना टाइप क्लाइमेट पाई जाती है, ब्रिटेन टाइप, मॉनसून टाइप, या इस तरीके से इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहाँ मिलती है। ये मैप्स के थ्रू बहुत अच्छे से इलिस्ट्रेट किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सेंट्रल चिले, केप टाउन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में, या फिर ऑस्ट्रेलिया और एडिलेड्स, या फिर दक्षिण अमेरिका का पंपास, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। कहाँ मेडिटरेनियन क्लाइमेट नहीं पाया जाता है? तो मेडिटरेनियन क्लाइमेट मोर और लेस मेडिटरेनियन सी के चारों तरफ पाया जाता है, लेकिन ऐसा माहौल दुनिया में जहां बनता है वहां पे मेडिटरेनियन क्लाइमेट पाए जाते हैं। और एक अगर फीचर आपसे मेडिटरेनियन का सामने से पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि जाड़े में, सर्दियों के टाइम में बारिश होना सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटरेनियन क्लाइमेट का। तो यहां पर मैं आपको मैप पर ले चलता हूं और आप देखिए यहां पर ये सेंट्रल चिले दिखा दिया गया। ये जो रीजन है आप समझ रहे हैं कि ये केप टाउन का क्षेत्र है। इसी तरीके से एडिलेड के लिए ये डायग्राम आपको पता चल रहा है, ये पूरा का पूरा मेडिटरेनियन का पेरिफेरी। और यहां पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, यूएस का ये क्षेत्र। बाकी यहां पर एक ऑप्शन था पंपास, जो कि इस क्षेत्र में पड़ेगा और यहां मेडिटरेनियन क्लाइमेट नहीं पाई जाती है। ठीक है, यहां पर स्टेपी टाइप क्लाइमेट पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर डी, यहां नहीं पाई जाती है। और जो साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं जो कि काफ़ी रिच होते हैं विटामिन सी में, जैसे कि उसमें लेमन हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, और भी बहुत तरीके के जो साइट्रिक फ्रूट्स हैं उनका कनेक्शन है मेडिटरेनियन क्लाइमेट से। अंगूर, विटीकल्चर, वाइन जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इस क्लाइमेट में। और यहाँ पर खास तरीके का एक तेल वाला पौधा मिलता है ओलिव, जिसको जैतून बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेडिटरेनियन क्लाइमेट इंटायरली कह लें कि 35 से या कह लें 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर से ये इन अक्षांशों पर पाया जाता है। शिफ्टिंग विंड बेल्ट्स का कमाल होता है यहाँ पे। और मेडिटरेनियन रीजन्स में ये देखते हैं कि ये कैलिफोर्निया का जो क्षेत्र है ये ध्यान में रखेंगे आप। इसी तरीके से केप टाउन वाला क्षेत्र, और जो साउदर्न ऑस्ट्रेलिया है और जो साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, खासकर जब साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये स्वानलैंड वाला क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है मेडिटरेनियन क्लाइमेट के लिए। जाड़े में बारिश बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड सुगर बॉल। अगर दुनिया का सुगर बॉल पूछा जाए तो आप क्यूबा के बारे में बताएंगे, कैरेबियन कंट्री, लेकिन यहाँ इंडिया के किसी स्टेट को पूछा जा रहा है तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसको रेफर किया जाता है चीनी का कटोरा। शुगर केन से शुगर तैयार किया जाता है इंडिया में, और ऐसे ग्लोबली देखें तो बहुत अच्छे पोजीशन में ब्राजील भी है। अब एक सवाल ये भी बहुत ऑब्वियस है आपसे कि मेंस में जो पूछ लिया जाता है कि क्यों जो शुगर केन प्रोडक्शन का जो बेल्ट है वो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि एक समय में बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चीनी मिल हुआ करते थे। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी हो गई है आज के डेट में, और जो प्रोसेसिंग टाइम है साउथ इंडिया में, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बेहतर है, क्लाइमेट सपोर्ट करता है। क्या और भी इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं? प्लीज लेट मी नो। और आज के आखिरी सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कि वो कौन सा पार्ट है बिहार का जो कि जियोलॉजिकली ओल्डर है तुलनात्मक? रोहतास प्लेट्यू सबसे पुराना है, या फिर नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, या फिर खड़गपुर के हिल्स, या फिर नॉर्थ गंगा प्लेन, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक?
तो देखिए, जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को देखते हैं तो आपके सामने बहुत सारे नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे कि धारावाड़ सीरीज, विंध्यन सीरीज, चिल्पी सीरीज, चैंपनर सीरीज, या फिर इंडियन सिस्टम में देखें तो यहाँ पुरान रॉक कहते हैं, द्राविड़ रॉक कहते हैं, और अब आगे चल के हम आर्यन रॉक वगैरह कहते हैं। मोर और लेस हम ये समझते हैं कि जो पहले जो पेनिनसुलर इंडिया था वो पुराना हिस्सा है, बाद में हिमालय बनता है ये यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद, और उसके बाद मैदानी भाग तैयार होते हैं। तो ये गंगा के मैदानी भाग वगैरह तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं। पहले से कौन थे, तो विंध्य का जो सीरीज है, या फिर धारावाड़ रॉक्स हैं, या फिर इस तरीके के रॉक्स जो बिहार में पाए जाते हैं। तो जो सबसे पुराने किस्म के रॉक हैं जो बिहार में पाए जाते हैं वो हमें मुंगेर के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। वो धारावाड़ कैटेगरी के हैं, मुंगेर, जमुई और नवादा में। अब जो ये खड़गपुर हिल्स हैं, ये वेस्ट बंगाल के खड़गपुर की बात नहीं हो रही है, ये बिहार के मुंगेर के हिल्स हैं और ये सबसे पुराने हैं। जो विंध्यन रॉक्स हैं कंपैरेटिवली हम कहें तो धारवाड़ के तुलना में नए हैं और ये बिहार के साउथ वेस्टर्न रीजन में पाए जाते हैं। जो ये नॉर्थ वेस्ट हिल्स की बात की जा रही है, ये तो हिमालय के साथ बने हैं, ये भी नए हैं। और रोहतास प्लेट्यू जो है यही तो विंध्य का एक्सटेंशन है ना। तो सबसे पुराना खड़गपुर हो गया, इसके बाद रोहतास और फिर हिमालय और अंत में गंगा का प्लेन। आपसे पूछा गया था सबसे पुराना, तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो थोड़ा सा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी समझ लेना जरूरी होता है। कई बार ऐसे सवाल बीपीएससी पूछते रहती है बिहार के संदर्भ में या फिर इंडिया के भी संदर्भ में। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में हमने डिस्कस किया। टोटल 20 क्वेश्चंस को होलिस्टिक मैनर में हमने देखा। जितना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं पंप कर सकता था मेरे तरफ से ये कोशिश की गई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा और इसमें शायद ही अब आपके मन में कोई दुविधा, कोई संकोच रह गई हो। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप इन नंबर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग